रात के गहरे अंधेरे में उस पुराने घर की पिछली दीवार पर एक साया चढ़ा और फिर सड़क पर छलांग लगा दी। उस साये ने मर्दों वाले भारी जूते पहन रखे थे और उसके पूरे बदन को एक काले रंग के चादर ने ढक रखा था। ध्यान से देखने पर साफ होता कि उसकी आंखों पर काले रंग का चश्मा था और कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटक रहा था। साया कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि अचानक किसी ने उसके सिर पर बंदूक सटा दी। डर के मारे उसके कंधे से बैग नीचे गिरा और उसने फौरन चश्मा उतार कर फेंक दिया। दोनों हाथ ऊपर उठाए और कांपती आवाज में बोली, का कौन आप तो असली वाले चोर लगते हो, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। आप अंदर जाएं, चोरी करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बस मुझे जाने दीजिए प्लीज। उस साय से जब ये मासूम सी आवाज निकली तो पीछे खड़ा शख्स हैरान रह गया। पीछे मुड़ो वरना गोली मार दूंगा, उसने सख्त आवाज में कहा। डरते डरते कांपते हुए वो चादर में लिपटी लड़की पीछे पलटी और सामने जैसे ही एक वर्दी वाला पुलिस अफसर देखा, उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। हाय पुलिस सर, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक सीधी साधी लड़की हूँ। ये देखिए मेरी शक्ल, देखिए मासूम सी। और आपके पास कौन सी सूचना थी? जब सच में चोर आते हैं तब तो आप आते नहीं। आज मैं घर से भागी हूँ तो आप पहुंच गए। पुलिस अफसर ने एक हाथ में गन थामे और दूसरे हाथ से मोबाइल की टॉर्च जलाई। वो लड़की डर के मारे हाथ जोड़ती खड़ी हो गई। उसने ट्राउजर्स और टी शर्ट पर लंबी काले रंग की चादर लपेट रखी थी। उसका चेहरा मासूम और साफ सुथरा था, आंखों में डर साफ झलक रहा था। घनी पलकें उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। सर, ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैं सच में चोर नहीं हूँ। घर से जान बचाकर भागी हूँ। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी तय कर रहे हैं किसी बोरिंग लड़के से, इसीलिए मैंने भागने का प्लान बनाया। ये कपड़े मेरे कजिन शरत के हैं, उसे ड्रेसिंग सेंस तो है ही नहीं। और ये जूते मेरे ताया जी के हैं। सर, मेरे ताया की आवाज बिजली से भी डरावनी है, जंगल के जानवर तक कांप जाते हैं। मैंने उनके जूते पहन लिए ताकि थोड़ी बहादुरी आ जाए मेरे अंदर। वो लगातार बोले जा रही थी, लोग कहते हैं मैं बेवकूफ हूँ, इसीलिए ये जूते पहनकर निकल पड़ी हूँ ताकि अक्ल आ जाए। और ये बैग, बस करिए, पुलिस अफसर ने झल्लाकर कहा। शट अप, बिल्कुल चुप रहिए। एक लफ्ज और निकाला तो सीधे लॉकअप भेज दूंगा। डरी हुई लड़की ने घर की तरफ देखा और धीरे से बोली, सर धीरे बोलिए प्लीज। अगर ताया जी को पता चल गया ना कि मैं घर से भागी हूँ तो पहले तो मुझे मारेंगे, फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे। उनके पास दो लंबी लंबी बंदूकें हैं, एक तो आपके कद से भी ऊंची। पुलिस अफसर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुंह बंद रखो वरना अभी यहीं गिरफ्तार कर लूंगा। कांस्टेबल, हथकड़ी ले आओ। हाय, क्यों पकड़ रहे हैं मुझे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पुलिस का काम तो लोगों की मदद करना होता है, आप तो उल्टा मुझे ही मुसीबत में डाल रहे हैं। मुझ पर थोड़ी दया करो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। सोचिए कल को मेरे बच्चे कैसे समाज में मुंह दिखाएंगे कि उनकी मम्मी को पुलिस उठाकर ले गई थी। क्या असर पड़ेगा उनके कोमल मन पर? उसकी बातें अभी खत्म नहीं हुई थी कि पुलिस अफसर ने कानों पर हाथ रख लिए। कांस्टेबल से हथकड़ी छीनकर उसे हथकड़ी पहनाते हुए गर्जा, बस करो वरना पूरा महीना लॉकअप में काटोगी। मुझे यकीन है तुम घर से भागी नहीं हो, तुम्हारे घर वाले खुद ही तुम्हारी जुबान से तंग आकर तुम्हें निकाल फेंके होंगे। एक और शब्द मत बोलना वरना बुरा होगा। उसने उंगली उठाकर चेतावनी दी। लड़की सहम गई। देखिए सर, मुझे क्यों निकालेंगे घर से? मैं तो एक सीधी सादी लड़की हूँ, अच्छी खासी। महक ने तैस में आकर सफाई दी। आदित्य ने झल्लाकर पास की दीवार पर सिर पटका और गुस्से से बोला, चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप, वरना कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मुझे खुद भी पछताना पड़े। राकेश, तुम्हारे पास टेप है? आदित्य ने पास खड़े सिपाही से पूछा। सिपाही ने जल्दी से पुलिस जीप की ओर दौड़ लगाई और ढूंढने लगा। नहीं सर, टेप नहीं है, राकेश ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर था। साला, खून चूस लिया तुम लोगों ने। महक बीच में बोल पड़ी, अगर टेप चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, मैंने साथ रख लिया था, सोचा अगर जूता टूट गया तो काम आएगा। आदित्य ने बिना कुछ कहे महक का बैग उठाया और उसमें से टेप ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब उसे टेप मिल गई तो उसने फौरन टेप निकाली और महक के मुंह पर चिपका दी। महक ने हैरान परेशान होकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन टेप ने उसकी जुबान बंद कर दी थी।
ऐसी लड़कियों की जुबान चलने पर तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। पूरा दिमाग खराब कर दिया इसने। बिठाओ इसे अंदर और जब तक मैं ना कहूँ इसका टेप नहीं उतारना। जरूरत पड़ी तो सुई धागे से इसके होंठ सिलवा दूंगा। आदित्य ने सख्त आवाज में कहा। महक हाथ पांव चलाने लगी लेकिन राकेश और दूसरा सिपाही उसे पकड़कर जबरन जीप की ओर ले गए। आदित्य ने थके हुए अंदाज में ड्राइविंग सीट संभाली और जीप को थाने की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद थाने के सामने जीप रुकी। आदित्य तेजी से भीतर चला गया जबकि सिपाही महक को घसीटते हुए अंदर लाए। आदित्य ने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रखी और कुर्सी पर बैठ गया। अब इसका टेप उतारो, उसने सिपाही को आदेश दिया। राकेश ने झुलझुलाकर टेप को उसके मुंह से उतारा। हाय, मर गई मैं, एक मासूम पर इतना जुल्म, मुंह में तो दर्द हो गया मेरे। महक ने मुंह पर हाथ रखते हुए तकलीफ से कहा। आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पहली बात, आप जैसी मासूमों से निपटने के लिए तो हमें ये सख्ती करनी ही पड़ती है, और दूसरी बात, अगर आपकी जुबान थोड़ी देर चुप रहती तो ये नौबत ही ना आती। वैसे एक बात बताइए, आप कभी चुप भी होती हैं? आदित्य ने अब दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जी, जब मैं सो जाती हूँ, महक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। आदित्य ने आंखें फाड़कर सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, वाह कमाल है, बहुत अच्छा। यह भी देश सेवा ही है आपकी। चलिए अब तशरीफ रखिए और अपना नाम बताइए। उसने कुर्सी की ओर इशारा किया। महक फौरन कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा नाम महक है, एकदम मेरी शक्ल और दिल की तरह मासूम। वो बोलते बोलते सामने रखे पानी के गिलास को उठाकर घूंट भरने लगी। आदित्य ने होंठ दबाते हुए अपने गुस्से को काबू में किया और बोला, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ना तो आप शकल से मासूम लगती हैं और ना ही दिमाग से, बल्कि लगता है कि दिमाग वाला हिस्सा तो खाली पड़ा पड़ा कब का सूख चुका है। महक की पानी पीने की अदा पर आदित्य ने तंज कसते हुए एक एक लफ्ज चबाकर कहा, वाह क्या स्टाइल है पानी पीने का भी। महक ने नाराजगी से उसे देखा। देखिए सर, माना आप पुलिस वाले हैं और हैंडसम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरा मजाक उड़ाएं। मैं रो दूंगी, सच में। उसने जैसे चेतावनी दी हो। आदित्य ने झल्लाकर उसके हाथ से गिलास छीना और मेज पर पटका। बहुत हो गई बकवास, अब सीधा सीधा बताओ उस घर में क्या कर रही थी? बताया था ना सर, वो मेरा अपना ही घर है। मैं घर से भाग रही थी। दरअसल मेरे ताया और ताई जी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे तभी से ये दोनों मुझ पर मेडिकल की पढ़ाई थोपने लगे। ट्यूशन पे ट्यूशन, बस यही कि किसी तरह डॉक्टर बन जाऊं। और कल मेरा रिजल्ट आना है, लेकिन मुझे पता है मैं फेल हो चुकी हूँ। अगर मैं घर पर रहती तो मेरे ताया सचमुच मेरा कीमा बना देते। इसीलिए मेरे पास बस एक ही रास्ता था, भागने का। अब आप ही बताइए मैं क्या करती? रुक जाती और अपनी बोटियां बनवाती? महक ने बेहद दुखी लहजे में अपनी कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर न सिर्फ आदित्य बल्कि वहां खड़े सिपाही भी उसे घूरने लगे। सबको एक पल को लगा कि ये लड़की ठीक दिमाग की नहीं है। लेकिन पहले तो तुमने कहा था कि तुम शादी की वजह से भाग रही हो, वह बोली। वह तो मैंने उस वक्त ऐसे ही कह दिया था। मुझे लगा मैं सच बताऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन यह बात तो बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं सच बता देती हूँ। तो तुमने सिर्फ फेल होने के डर से घर छोड़ दिया? बहुत बढ़िया, आदित्य ने आंखें मटकाते हुए कहा। अब बताओ आगे क्या प्लान है? कहाँ जाओगी? जिंदगी की कोई योजना बनाई है? महक ने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल बनाया है सर। किसी अच्छे से अमीर से लड़के से शादी करूंगी और पूरी जिंदगी ऐश करूंगी। आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा प्लीज, उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। आदित्य ने जोर से मेज पर हाथ मारा। क्या मैं तुम्हें रिश्ते करवाने वाली आंटी लगता हूँ? महक थोड़ी देर के लिए सोच में डूब गई, फिर बोली, लेकिन हमारे मोहल्ले में जो आंटी रिश्ते करवाती हैं उनका नाम तो कुसुम है। आदित्य भी झट से बोला, और हमारे मोहल्ले में उनका नाम सुमन था। फिर अचानक खुद ही चौंका। मैं ये क्या बोल रहा हूँ? सिपाही हंसने लगे। ले जाओ इसे लॉकअप में, वरना कुछ देर और बोलती रही तो मैं पागल हो जाऊंगा। आदित्य ने सिर पकड़ लिया। महक चिल्लाई, पर मेरा कसूर क्या है सर? आप रिश्ता ढूंढना नहीं चाहते तो मत ढूंढिए, बट मुझे तो छोड़ दीजिए। मगर सिपाही उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया। रात उसे हवालात में ही बितानी पड़ी।
सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी पुलिस थाने में फैलने लगी तो महक ने फर्श से उठकर बाहर झांका। उसने देखा कि दो सिपाही आदित्य के लिए नाश्ता लिए जा रहे हैं, समोसा, चाय। अरे भाई सुनो, मुझे भी नाश्ता दो ना, मैं कल रात से भूखी हूँ। मेरे बैग में बिस्किट थे, लेकिन वो भी तुम्हारे उस जल्लाद अफसर ने छीन लिए। अब उससे मैं थोड़ी मांगूंगी, और अगर भूख से मर गई तो मेरी मौत का इल्जाम तुम्हारे सिर होगा। महक ने आंखों से समोसा चाय को घूरते हुए कहा। उसी वक्त आदित्य कमरे से बाहर आया और सख्त आवाज में पूछा, क्या तमाशा है, शोर क्यों मचा रखा है? महक ने माथे पर हाथ रखकर उसे देखा और मासूमियत से बोली, शायद आपको नहीं पता सर, लेकिन किसी इंसान को भूखा रखना बहुत बड़ा पाप है। मुझ पे नहीं तो इन मासूम चूहों पर ही रहम कर लीजिए जो रात भर मेरे पेट में डांस कर रहे हैं। अब तो वो भी थक चुका था। महक की बातों से तंग आकर आदित्य ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा, जो पूरी रात एक केस स्टडी में उलझा रहा। अब सुबह सवेरे महक की लगातार चलती जुबान उसकी सुनने की क्षमता से बाहर हो रही थी। बस करो, चुप हो जाओ, वरना इस खाने में जहर मिलाकर तुम्हें खिला दूंगा। यही खाना इसे दे दो, मेरा तो इसकी हसीन बातों से ही पेट भर गया। आदित्य ने थकी हुई आवाज में कहा। सिपाही ने लॉकअप का दरवाजा खोला और खाना महक को थमा दिया। खाओ, जब खा लो तो बताना, फिर इसे छोड़कर आऊंगा। आदित्य ने सिपाही से कहा। महक के कान खड़े हो गए। कहाँ छोड़ आएंगे? उसने घबराकर पूछा। तुम्हारे घर, आदित्य ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सोचा था एक रात लॉकअप में रहोगी तो अकड़ ढीली हो जाएगी, लेकिन तुमने तो यहाँ के बाकी कैदियों को भी टॉर्चर कर डाला, इसीलिए अब तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। उन्हीं के कान खाओ, हमारे कानों ने बहुत सह लिया। उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और झल्लाते हुए कमरे में चला गया। महक ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और बड़े सुकून से नाश्ता करने लगी। चलो, नाश्ता करके अभी वो फुर्सत से बैठी ही थी कि सिपाही ने फिर लॉकअप का दरवाजा खोला। ना चाहते हुए भी महक बाहर आई। आदित्य जीप में उसका इंतजार कर रहा था। उसे देख आदित्य ने सामने वाली सीट का दरवाजा खोला तो वो मुंह फुलाए बैठ गई। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे टॉर्चर करने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। अब तक तो मेरा रिजल्ट भी आ गया होगा और मेरे ताऊ जी चीख रहे होंगे। देखिए, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, कुछ दिन और रख लीजिए मुझे यहीं, जब तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। उसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। मेरे जुड़े हुए हाथ देखो और कुछ दिनों के लिए रख लो, मेरी 7 पुश्तों को सुकून मिलेगा। आदित्य ने चिढ़ते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। महक सीने पर हाथ बांधकर गुस्से से उसे देखने लगी। आपको पता है, आप बहुत ही खूसट, खड़ूस और जला भुना इंसान हैं। आपकी नाक से ऐसा धुआं निकलता है जैसे किसी ट्रेन का इंजन हो, और जब आप बोलते हैं तो आवाज किसी भूखे भूतनी की तरह डरावनी लगती है। आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। और जब आप मुझे इस तरह घूरते हैं ना, तो ऐसे लगते हैं जैसे भूत को कोई परी दिख गई हो। लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ, अपने खानदान की सबसे बहादुर लड़की हूँ मैं। आदित्य ने गुस्से से स्टीयरिंग पर सिर पटका। आप हर जगह सिर क्यों मारते रहते हैं? कल दीवार पर, अब गाड़ी में। हमारे मोहल्ले में भी एक पागल आंटी थी, उसे भी यही आदत थी, फिर लोग आए और पकड़ कर ले गए उसे। महक ने बड़ी संजीदगी से उसकी जानकारी में इजाफा किया। अब तो आदित्य का सब्र टूटने को था। उसने गाड़ी किनारे रोकी और जोर से चिल्लाया, उतरो, कहा ना, उतर जाओ गाड़ी से, वरना खुद धक्का देकर बाहर निकालूंगा। महक डरते हुए दरवाजे से जा लगी। किससे कह रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा। तुमसे, और कौन है यहाँ? कोई और अजीब आत्मा? जल्दी उतर जाओ। आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। महक बुदबुदाई, आपके होते किसी और अजीब आत्मा की जरूरत नहीं है। क्या कहा? आदित्य ने घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि एक ईमानदार पुलिस अफसर को एक मासूम लड़की के साथ ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता। इतनी बड़ी सड़क है, मैं कहाँ जाऊंगी? वापस थाने छोड़ आइए, खाना मिल जाएगा, एक गद्दा भी, मैं वहीं रह लूंगी। आदित्य ठहाका मारकर हंसा। वाह,
तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हें स्थायी रूप से लॉकअप में रख लूं। थाने की दीवारें तुम्हारी बकबक से गिर जाएंगी और कैदी पागल हो जाएंगे जैसे कि मैं हो रहा हूँ। उतरो वरना गाड़ी का एक्सीडेंट कर दूंगा। वो गुस्से से पागल होते हुए उसकी ओर झुका और सीट बेल्ट खोलने लगा। तभी महक के बाल उसके चेहरे पर आ गिरे। आदित्य की नजरें एक पल को उसकी आंखों से टकरा गई। वो कुछ कहने वाला था पर चुप हो गया। क्या मुसीबत है तुम्हारी? जुबान और बाल दोनों काबू में नहीं आते। वो झटके से पीछे हटते हुए नजरें चुरा कर बोला, उतारो ये सीट बेल्ट और निकलो गाड़ी से, ये आखिरी चेतावनी है। तो महक ने अपने बिखरे बाल कानों के पीछे किए, नाक चढ़ाकर बोली, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा आपको बहुत भारी पड़ेगा ये सब, और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ड्रामा करते हुए वो गाड़ी से उतरी और आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे उसका माथा ठनक गया। महक ने गाड़ी के पास से एक पत्थर उठाया और गाड़ी पर दे मारा। शीशे पर खरोच आ गई थी। ये पत्थर इसलिए क्योंकि आपने मुझे बिना किसी जुर्म के पूरी रात लॉकअप में रखा और ऊपर से इतनी सुनाई भी। महक गुस्से से बोली। सिपाही महक की तरफ बढ़ा पर आदित्य खुद गाड़ी से उतर आया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। दिमाग खराब हो गया है क्या? एक पुलिस अफसर की गाड़ी पर पत्थर फेंक रही हो? पता है इसका अंजाम क्या होगा? उसने गुस्से में महक का बाजू पकड़ लिया। महक चीख पड़ी। आदित्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी चूड़ी टूटकर हाथ में चुभ गई। छोड़िए, खून निकल आया मेरा। महक ने आस्तीन ऊपर की तो सच में खून बह रहा था। आदित्य थोड़ा नरम पड़ा। हाँ हाँ, ऑपरेशन करवा लेना इसका। वैसे अच्छा है, सारा खून बह जाएगा तो जुबान तो कुछ देर बंद रहेगी। महक कुछ कहती उससे पहले ही एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़का निकला। शरद, महक तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात से कहाँ गायब हो? बाबा गुस्से में तमतमा रहे हैं। और ये पुलिस, क्या किया तुमने? शरद घबरा गया। महक ने होंठ भींचते हुए पूछा, मेरा रिजल्ट आ गया है क्या? हाँ आ गया है, और तूने हदें पार कर दी हैं। नीचे से टॉप किया है, मतलब सबसे खराब नंबरों से फेल हुई है। बाबा ने मुझे भेजा है कि तुझे ढूंढ कर लाऊं। उन्हें शक था तू रिजल्ट के डर से भागी है। फिर वो आदित्य की तरफ घूरते हुए बोला, ये पुलिस क्यों साथ है? महक ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई और शरद का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये पुलिस वाले जबरदस्ती मुझे ले गए थे, पूरी रात लॉकअप में रखा और देखो मेरी चूड़ी भी तोड़ दी। लेकिन प्लीज ये बात बाबा को मत बताना, वरना वो सच में जूते निकाल लेंगे। शरद ने आदित्य को नाराजगी से देखा। ये आपने किया सर? ये तो बस डर के मारे घर से निकली थी, आपने इसे बंद कर दिया। मैं आपकी शिकायत एसएचओ से करूंगा। आदित्य ने ठंडी सांस लेते हुए सीना ताना। शिकायत कर लो एसएचओ, मैं ही हूँ। और माफ कीजिएगा, आपकी कजिन बहुत ज्यादा बोलती हैं। अगर हो सके तो इसकी जबान पर ताला लगवा दो, वरना एक दिन खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठेगी। उसने ताना मारते हुए कहा, पर नजरें महक पर ही टिकी रहीं। महक ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए शरद का हाथ पकड़ा और बोली, चलो ना, छोड़ो इन सबको। और हाँ, मैं तुम्हारे ही कपड़े पहनकर भागी थी ताकि कोई पहचान ना पाए। अरे पागल लड़की, वैसे भी मेरी हर चीज तो तेरी ही है। शरद ने हंसते हुए उसकी नाक खींची और दोनों बातें करते हुए चले गए। आदित्य ने दोनों की पीठ जाते देखी तो ना जाने क्यों उसका दिल कसक उठा। गुस्से में गाड़ी को ठोकर मारी और जाकर सीट पर बैठ गया। घर लौटने पर ताऊ जी पहले से गुस्से में थे। क्या करना चाहती है तू अपनी जिंदगी में महक? पढ़ाई तुमसे होती नहीं, घर के काम आते नहीं, और जुबान जैसे किसी खंदक की गहराई मापती हो। क्या चाहती है, हम सबको पागल करके दम लेगी? महक एकदम से बोली, खंदक क्या होती है? ताऊ जी का गुस्सा चरम पर था। खंदक मतलब गड्ढा, वो भी इतना गहरा कि तुझे उसमें दबा सकूं। तूने मेरी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? कब समझ आएगी तुझे जिम्मेदारी? कितने पैसे खर्च किए तेरी पढ़ाई पर कि कुछ बन सके, लेकिन तुझे तो बस नाटक ही आता है। थक हार कर वो सोफे पर बैठ गए। तभी नीचे सीढ़ियां कूदती हुई अल्पना आ गई, शरद की छोटी बहन। पापा, इसका बस एक ही हल है, इसकी शादी करवा दो, वो शरारत से बोली थी। ताऊ जी ने गुस्से से घूरा, तू अपना मुंह बंद रख, और इसकी हालत देख, शादी करने लायक है क्या?
खुद तो अनपढ़ गंवार बनी बैठी है। वैसे भी तुम सब लोग इसे सिर पर चढ़ा के रखे हुए हो। एक मेडिकल का टेस्ट पास करने को कहा था, कौन से जुल्म हो गए थे उस पर जो आधी रात को घर से भाग निकली। ताया जी गुस्से में बोले। महक, जो अभी तक शादी वाली बात हजम नहीं कर पा रही थी, झट से ताया जी के पैरों में बैठ गई और नाटकीय अंदाज में बोली, इस बार माफ कर दो ताया जी, अगली बार ध्यान रखूंगी और अगली बार रात को नहीं दिन में भागूंगी पक्का। उसकी बात पर जहाँ शरद और अल्पना की हंसी छूट गई, वहीं किचन से निकलती ताई जी ने भी मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी। ताया जी का माथा और सिकुड़ गया। ऊपर से मजाक कर रही है, कैसी लड़की है ये। उठो और अपने कमरे में जाओ और सुन, कल मैं खुद तुम्हें मेडिकल की कोचिंग छोड़ने जाऊंगा। इस साल नहीं तो अगले साल सही, लेकिन अब तुम्हें वो टेस्ट पास करना ही पड़ेगा, समझी। मैं खड़ी हुई और गुस्से में बोली, ताया जी ये चीटिंग है। आपने कहा था अगर टेस्ट में फेल हो गई तो मेरी शादी किसी अमीर लड़के से कर देंगे। ताया जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, वरना वो जिंदगी भर मुझे बद्दुआएं देता रहेगा कि कैसी लड़की से शादी करा दी। इसीलिए अब जाकर पढ़ाई कर और दिमाग से बेवकूफी निकाल। अब उन्होंने शरद की तरफ देखा और कहा, तेरी शादी तो मेरे दोस्त की बेटी से होगी, तू भी बिजनेस पर ध्यान दे। शरद ने परेशान नजर से महक की तरफ देखा, जो कंधे उचकाते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वो अल्पना पर बरस पड़ी। ओए, ये क्या बकवास कर रही थी ताया जी के सामने। अल्पना मुस्कुराते हुए लैपटॉप खोलकर असाइनमेंट बनाने लगी। जैसी तू नमूना है ना, मुझे पता है कि तुझे कोई झेल नहीं सकता। महक ने गुस्से में उसका सिर थपका। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर फिर से ऐसा बोली तो। मुझे किसी अरे गए शख्स से शादी नहीं करनी। यार, बंदा ऐसा हो जो अमीर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर रात घुमाने ले जाए। इतना कहकर उसने दूसरा थप्पड़ भी मारा। अल्पना ने भी लैपटॉप बंद करके जवाबी थप्पड़ के लिए हाथ उठाया, लेकिन महक वहां से भाग निकली और सामने से आते ताया जी से टकरा गई। ताया जी के हाथ में फोन था जो गिरकर टूट गया। महक ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। क्या प्रॉब्लम है तुझ में? हर जगह टकराती फिरती है, क्या पाँव में पहिए लगे हैं? एक जगह टिक क्यों नहीं सकती? फोन उठा के दे मुझे, ताया जी ने गुस्से में कहा। महक ने डरते डरते फोन उठा कर दिया। वाह, ये भी टूट गया। तुम्हारा बाप क्या कब्र से कमा कमा कर भेज रहा है? रोज कोई ना कोई चीज तोड़ देती हो। खुद तो चैन से चल बसे, लेकिन अपनी बिगड़ी औलाद हमारे सिर पे छोड़ गए। ताया जी ने उसकी तरफ देखे बिना गुस्से से कह दिया। महक की आंखें भर आईं। वो वैसे रोने वालों में से नहीं थी, लेकिन जब भी ताया जी या ताई जी उसके मम्मी पापा को कोसते थे तो वो बस नहीं रोक पाती खुद को। सॉरी ताया जी, गलती हो गई, उसने सर झुकाते हुए कहा। ताया जी बिना कुछ बोले कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे खड़ी अल्पना ने धीरे से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। बाबा की बातों को दिल पे मत लिया कर, तू जानती है ना वो गुस्से में ऐसे ही बोल देते हैं। तू तो समझदार है, फिर क्यों रोती है हर बार। चलो आओ मिलकर मूवी देखते हैं, वो भी पुलिस वाली। अल्पना ने अपने पापा की डांट का असर छुपाने और महक का मूड ठीक करने के लिए कहा। महक ने एक गहरी सांस ली, फिर अचानक पूछा, तुझे पता है पुलिस का असली मतलब क्या होता है? अल्पना ने मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं। पागल, बेलगाम, रिश्वतखोर और सड़ियल। महक ने आदित्य का चेहरा याद करते हुए कहा। तो अल्पना हंसी रोक नहीं पाई। अरे क्यों यार, पुलिस वालों की ऐसी बेइज्जती कर रही हो? इतने भी बुरे नहीं होते सब, अल्पना ने कहा। महक ने अपने आंसू पोंछते हुए मुंह बनाया और कमरे में आकर बोली, अच्छे नहीं होते, एक नंबर के खड़ूस होते हैं। दूसरों की बेइज्जती करना जैसे इनका रोज का काम हो। लेकिन फिर भी कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचते रहो तो भी बुरा नहीं लगता। अल्पना ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मतलब? महक मुस्कुराई। आ बैठ, दरवाजा बंद कर, सब बता देती हूँ। और फिर मिर्च मसाले के साथ पूरी कहानी आदित्य की सुनाने लगी। ना जाने क्यों उसे उसके बारे में बात करना अच्छा लग रहा था। बार बार उसका चेहरा जहन में आ रहा था। उधर दूसरी तरफ आदित्य पिछले 2 घंटे से करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से गायब थी। महक का चेहरा जैसे आंखें बंद करते ही सामने आ जाता। तू इतनी पगली है, ऊपर से बदतमीज, फिर भी मैं तेरी तरफ
तरफ खिंच क्यों रहा हूँ? क्या जादू कर दिया है इसने? वो अपने आप से बड़बड़ाने लगा। तभी उसकी बड़ी बहन कमरे का दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। क्या हुआ आदित्य, अब तक सोए नहीं? वो हल्के से मुस्कुराया। कुछ नहीं दीदी, बस दिमाग उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। दीदी पास आकर बैठ गई। बताओ ना, क्या चल रहा है? आदित्य ने अपने बालों में हाथ फेरा, लंबी सांस ली और बोला, एक अजीब सी लड़की मिली थी, मेडिकल का रिजल्ट आया, डर के मारे घर से भाग गई थी। मैंने उसे थाने में बंद कर दिया, पर वो इतना बोलती थी कि मेरा सिर ही चकरा गया। और मजे की बात ये कि मुझसे जरा भी नहीं डरी, ऐसे बोल रही थी जैसे मैं मुजरिम हूँ और वो पुलिस वाली, और लड़ाई भी ऐसे कर रही थी जैसे मेरा कोई रिश्तेदार हो। दीदी मुस्कुराई। मेरा भाई पहली बार किसी लड़की की तारीफ कर रहा है, वो भी इतनी नम्रता से। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं दीदी, उससे मोहब्बत, हा हा हा। आप जानती हैं ना, अगर उससे मेरी शादी हो गई तो मैं उसकी बातों से तंग आकर पागल हो जाऊंगा, और अगर बच्चे हो गए तो वो सब घर छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर बच्चे भी उसी जैसे हुए तो। आदित्य फिक्रमंदी से बोला। दीदी हैरानी और मजे से उसे देखती रह गई। तू कब से ऐसी बातें करने लगा? ये तो मोहब्बत वाला कीड़ा लग गया है तुझे, और इसका इलाज सिर्फ उसी लड़की के पास है। मुझे उससे मिलवाना पड़ेगा। आदित्य शर्मिंदगी से उठकर बाथरूम की तरफ भागा और बोला, पागल बना दिया है इस लड़की ने, कोई असर कर दिया है इसने मुझ पर। दीदी हंसते हुए बोली, मोहब्बत का असर है और इसका इलाज सिर्फ उसी के पास है, तलाश करो उसे। अगले दिन महक अपने ताया जी के साथ मेडिकल कोचिंग तो पहुंच गई, लेकिन क्लास में आधे वक्त तक सोती रही। जब छुट्टी का समय हुआ तो वो नींद भगाने के लिए कैंटीन चली गई ताकि एक कप चाय पी सके। अभी पहली घूंट ही ली थी कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस आ गई, पुलिस भागो यहाँ से। किसी स्टूडेंट की आवाज उसके कानों में गूंजी। हर तरफ भगदड़ मच गई। स्टूडेंट इधर उधर दौड़ने लगे। महक की चाय गिर गई और हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा और एक ही नाम उसके जहन में आया, आदित्य। मगर महक वही नासमझी से खड़ी रही, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि सब भाग क्यों रहे हैं। तभी पुलिस के कुछ अफसर कैंटीन में दाखिल हुए और वहां के स्टाफ को गिरफ्तार करने लगे। महक एक कोने में दीवार से लगी हुई खड़ी थी। उसी वक्त दरवाजे से आदित्य अंदर आया और उसे देखते ही वहीं रुक गया। उसकी नजर जैसे ही महक पर पड़ी, वो हैरान रह गया। रुकिए, आप हमारे कैंटीन वाले अंकल को ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकते। आखिर उनका कसूर क्या है? महक ने आदित्य की मौजूदगी से बेखबर एक सिपाही से पूछ ही लिया। आप पीछे हट जाइए मैडम, सबको साथ ले चलो और इस मेडिकल एकेडमी को 3 साल के लिए बंद करवा दो, एक पुलिस अफसर ने सख्त आवाज में कहा। महक हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, 3 साल के लिए बंद? ओह यस, कहीं खुशी से मर ही ना जाऊं। लेकिन आप इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्होंने हमें मिलावटी समोसा तो नहीं खिला दिया? उसने संदेह भरी निगाहों से वर्कर्स की तरफ देखा। इन्होंने एक्सपायर्ड सामान बेचा है। 3 स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हुई है। जांच में पता चला कि वहां बासी समोसा, खराब तेल और नकली मसाले इस्तेमाल हो रहे थे। क्या इतना बताना काफी नहीं है, या और भी सबूत चाहिए आपको? तभी आदित्य अंदर आया और बुलंद आवाज में ये सब बताते हुए महक के सामने खड़ा हो गया। महक डर से 2 कदम पीछे हटी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंस्पेक्टर है। जी, मैं इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी सिपाही वर्कर्स को गिरफ्तार करके बाहर ले जाने लगे। कहीं तुमने भी यहाँ से कुछ खा तो नहीं लिया? वैसे अगर खा भी लिया हो तो क्या फर्क पड़ता है? वाह, तुम तो इतनी जबरदस्त हो कि तुम्हारी जुबान से मिलावटी सामान भी डर के मारे भाग जाए। उसने बात अधूरी छोड़ दी। महक ने उंगली उठाई। चुप रहिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि असल में आप कैसे हैं। पहले तो मेरे भागने का प्लान फेल किया और अब यहाँ भी चले आए। अजीब हो आप, वो गुस्से से कहती बाहर निकलने लगी। तभी आदित्य ने बिना सोचे उसका बाजू पकड़ लिया। महक का बैग जमीन पर गिर गया। वो हैरानी से पलट
पलटकर आदित्य को देखने लगी। ताया जी ने ज्यादा डांटा तो नहीं? आदित्य ने धीरे से पूछा। बहुत डांटा, और आपकी वजह से डांटा। आज तो वो खुद मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, लेकिन एकेडमी बंद हो गई। अब पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, सीधा किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी और बन जाऊंगी करोड़पति। सॉरी, करोड़पति नहीं, अरबपति, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। आदित्य मुस्कुरा दिया। तो ऐसा करता हूँ कि एकेडमी बंद नहीं करता, सिर्फ कैंटीन को सील कर देता हूँ। क्या ख्याल है? महक घबरा गई और झट से बोली, ना, नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए, फ्यूचर बर्बाद मत करिए। वैसे भी यहाँ के टीचर्स पढ़ाने से ज्यादा भाषण देते हैं। इतनी नींद आती है क्लास में कि इंसान सपने में भी सोता रहे। प्लीज एकेडमी बंद करवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपके पैर धो धो। ओह, वो बीच में रुक गई। यह लाइन तो वो हमेशा अल्पना से मजाक में कहती थी, लेकिन अब जब आदित्य के सामने जुबान से फिसल गई तो वो खुद ही शर्मा गई। झुककर आदित्य के जूते देखे, फिर मुंह बनाकर बोली, ना हो तो एहसान मान लूंगी सारी जिंदगी। आदित्य हल्के से मुस्कुरा दिया। एक शर्त पर। महक के चेहरे पर घबराहट उभरी। कैसी शर्त? मेरे साथ अभी लंच पे चलो, आदित्य ने सीधे सीधे कहा। क्यों, आप मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझते हैं? मैं लड़कों के साथ घूमती फिरती नहीं, और आप जरा अपनी हद में रहिए, वरना सबको बता दूंगी कि आपने मुझे बिना जुर्म के पूरी रात लॉकअप में रखा था, महक ने तमतमाते हुए कहा। आदित्य ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। ठीक है, तो फिर एकेडमी नहीं बंद करवानी पड़ेगी, अमर, उसने दूर खड़े सिपाही को आवाज दी। महक ने होठ दबाए, फिर हार मानकर सामने आकर बोली, ठीक है, चलती हूँ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए चश्मा आंखों पर चढ़ाया और सिपाही को इशारा करके बाहर निकल गया। महक उसके पीछे चल दी, चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और आंखों में शरारत। रास्ते में वो बार बार आदित्य की नकल उतारती रही, चाल ढाल, बातों का अंदाज, और आदित्य बस हल्के से मुस्कुराता रहा। एकेडमी बंद नहीं करवाऊंगा, आदित्य ने शांत लहजे में कहा। वो तो है ही नहीं कोई इंसान, खड़ूसियल इंसान नहीं, बंदर है बंदर। महक उसके पीछे पीछे चलते बड़बड़ाती जा रही थी। जब आदित्य ने सड़क पर आकर टैक्सी रोकी तो वह गुस्से में उसमें बैठ गई। आदित्य भी मुस्कुराता हुआ साथ बैठ गया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। करीबी रेस्टोरेंट में पहुंचकर खाना ऑर्डर करने के बाद आदित्य ने बात शुरू की। महक ने मुंह भरकर बर्गर का बाइट लिया और बड़ी मासूमियत से उसे देखा। खाते वक्त बात नहीं करते, और प्लीज मेरे लिए एक और बर्गर ऑर्डर कर दो, बहुत मजेदार है। आदित्य ने लंबी सांस ली और वेटर को इशारे से एक और बर्गर लाने को कहा। कुछ देर तक वो उसे बर्गर से जूझते हुए देखता रहा, फिर संजीदगी से पूछा, तुम्हारे घर में कोई खाने को नहीं पूछता क्या? पूछते तो हैं, लेकिन मंगवाने नहीं देते। ताया जी को लगता है अगर मैंने उनके पैसे से कुछ ऑर्डर कर लिया तो उनका पूरा धंधा बैठ जाएगा, घर बिक जाएगा और वो सड़क पर आ जाएंगे। महक ने लापरवाह अंदाज में कहा। वैसे ना तो दादाजी ऐसे थे, ना ही पापा। पता नहीं ताया जी किस पे चले गए हैं। आदित्य को उसकी बात सुनकर अजीब सा लगा। तुम मेरा नंबर ले लो, जब भी कुछ खाने का मन करे या कुछ और चाहिए हो तो मुझसे कह देना, मैं दिला दूंगा। महक ने बर्गर नीचे रखा और उसे घूर कर देखा। मैं आपको भिखारन लगती हूँ क्या? रखो अपना बर्गर अपने पास, मैं जा रही हूँ। वो नाराज होकर उठी तो आदित्य भी साथ खड़ा हो गया। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा यार, बस ये चाहा कि तुम्हें कभी दिल मारने की जरूरत ना पड़े। जब भी दिल चाहे मुझसे कह देना। अब तो हमारी जान पहचान भी हो गई है, कोई जान पहचान नहीं है, और मेरा दिल मरे या मैं खुद, आपको क्या फर्क पड़ता है? महक रूठे लहजे में बोली। ये सुनकर आदित्य तड़प गया। वो झट उसके करीब आया और बोला, ये कैसी बेकार की बात कर रही हो? जरा भी शर्म नहीं आती? एक थप्पड़ लगाऊं तो अकल ठिकाने आ जाए। उसने महक का हाथ पकड़ लिया और बेखुदी से बोला, क्यों हमेशा बस खुद ही बोलती रहती हो? कभी सोचा है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है? कभी किसी की सुनने की कोशिश की है? क्यों नहीं समझ आती तुम्हें ये बात कि एक बिल्कुल ठीक ठाक मैच्योर आदमी, एक पुलिस ऑफिसर, तुम्हारी इन बेवकूफियों के बावजूद तुम्हारी तरफ खींचने लगा है? क्यों इतनी बेखबर हो तुम? महक हैरानी से उसे देखती रही। उसकी आंखें, उसका चेहरा, वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। तो आप
अपने होश संभाल लीजिए, मैं तो बेवकूफ हूं ना, मेरी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। महक ने हमेशा की तरह ताना दे ही दिया। आदित्य ने गुस्से में कहा, आज तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। कोई दिल से तुम्हें चाहने लगा है, कोई तुम्हें देखकर सुकून पाता है और तुम्हें खबर ही नहीं है। वो उसे अपने करीब करता हुआ बोला, इश्क का मतलब पता है तुम्हें? जानती हो क्या होता है किसी को हर वक्त सोचते रहना? जब तुम सामने आती हो मुझे अपनी सांसें तक अलग लगने लगती हैं। महक उसकी आंखों में देखती रह गई। आदित्य इतना करीब था कि उसकी सांसें उसकी रूह तक पहुंच रही थी। छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। कुछ पल बाद महक ने धीमे से कहा। आदित्य चौंक कर थोड़ा पीछे हुआ और उसका बाजू छोड़ दिया। तुम्हारे साथ रहकर मेरी अकल भी काम करना बंद कर चुकी है। सिर्फ 2 मुलाकातें और तुमने मुझे पागल कर दिया है। वो पलटने की कोशिश कर रहा था, वापस कुर्सी पर बैठा तो महक भी उसके सामने आकर बैठ गई। हाँ तो किसने कहा था कि मेरे बारे में इतना सोचना शुरू कर दो? और अब कान खोलकर सुन लो, मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे किसी और अमीर लड़के से शादी करनी है, बस यही मेरा सपना है। महक ने सीधा कह दिया। आदित्य ने माथा पकड़ लिया। तो तुम किसी इंसान से शादी नहीं करना चाहती हो? ऐसा करो, पैसों का एक रोबोट बनवा लो और उसी से शादी कर लो। हद होती है लालच की भी। महक ने फिर से बड़े मजे से खाना शुरू कर दिया। एक ही बार तो शादी करनी है, अगर बंदा थोड़ा लालच करे तो गलत क्या है? शादी मोहब्बत से की जाती है महक, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। और हाँ, तुम्हें मर्दों के कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मेरे पास ढेरों टी शर्ट और ट्राउजर्स है। आदित्य ने सख्ती से कहा। महक ने सर उठाकर उसकी ओर देखा। सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ बैठकर आधे घंटे से टाइम पास कर रहा हूँ। दिमाग खा गई हो तुम मेरा। बाकी लड़कियों को देखो, जब कोई स्मार्ट लड़का उन्हें प्रपोज करता है तो वो इतराती हैं, खुश होती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, और तुम्हें बस खाने से फुर्सत नहीं। आदित्य अब सच में झुलझुला गया था। महक ने हल्की सी शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाई और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। सुनो सुनो सुनो, ऐलान सुनो, उसने ऊंची आवाज में कहा। यह जो पुलिस ऑफिसर साहब मेरे सामने बैठे हैं ना, ये मुझे प्रपोज कर रहे हैं। हमारी बस दूसरी मुलाकात है और ये जनाब मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी इतने जल्दीबाज हैं कि अब शादी भी कल ही कर लेंगे शायद। आप लोग बताओ, क्या मैं इन्हें हाँ बोल दूं? सबने रेस्टोरेंट में मुड़कर उनकी ओर देखा। आदित्य ने अफसोस भरी नजर महक पर डाली और फिर गुस्से से उठकर बाहर निकल गया। अरे कहाँ जा रहे हो आदित्य? आदित्य, महक पीछे दौड़ी। आदित्य अब फुटपाथ पर गुस्से में चल रहा था। क्या हुआ? आपकी मर्जी के मुताबिक तो ऐलान किया मैंने, महक ने पीछे से आवाज लगाई। आदित्य रुक गया और पलटकर उसे देखा। तुम्हारे लिए मैं ठरकी हूँ, है ना? मैं तुम्हें इज्जत से प्रपोज कर रहा था और तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। जस्ट गो टू हेल। अब मेरे पीछे मत आना वरना सच में मुंह तोड़ दूंगा। वो तेजी से आगे बढ़ गया जबकि महक वहीं आंखों में आंसू लिए खड़ी रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने आदित्य का दिल कितना बुरी तरह से तोड़ दिया है। वो घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में बंद हो गई। दिल बार बार आदित्य की बातें याद कर रहा था। उसके पास तो आदित्य का नंबर भी नहीं था, कोई जरिया नहीं था उससे माफी मांगने का। पूरा दिन और रात यूं ही बीत गए। सुबह जब महक नींद से जागी तो अल्पना उसे गौर से देख रही थी। रात भर करवटें बदल रही थी तू, मुझे तो ठीक से सोने भी नहीं दिया, अल्पना ने चिढ़कर कहा। महक ने हाथ से अपना चेहरा रगड़ा और उदासी से टेक लगाकर बैठ गई। यार, मैंने उसका दिल दुखा दिया। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ क्यों हूँ? मुझसे सब कुछ क्यों गलत होता है? वो रूंधे गले से बोली। अल्पना ने हैरानी से पूछा, किसका दिल दुखा दिया? साफ साफ बता। महक की आंखें भर आईं। वो पुलिस वाला आदित्य, उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और मैंने उसके इमोशंस का सबके सामने मजाक बना दिया। वो बहुत हर्ट था यार, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। मैं कैसे सॉरी बोलूं? मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसने अल्पना को पूरा वाकया बताया। अल्पना तो खुशी से उछलने ही वाली थी। मतलब वाकई में उसे तू पसंद आ गई है? यार, ये बहुत बड़ी बात है। किसी लड़के को अगर किसी लड़की से इतनी जल्दी जुड़ाव हो जाए ना, तो वो सच्चा होता है, वरना तो मर्द तो पीछा करके भी आखिर में कह देते हैं हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। महक
अब भी गुमसुम बैठी थी, लेकिन अल्पना की बातें सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। अल्पना की बात सुनकर महक किसी गहरी सोच में डूब गई। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो उसे मना कर दिया था। वो उदासी से बोली। अल्पना की आंखों में चमक आ गई। उसने महक का हाथ पकड़ा। मेरे पास एक आइडिया है, उसने जोश भरे लहजे में कहा। तो महक एकदम सीधे बैठ गई। क्या, जल्दी बताओ ना, वो बेताबी से बोली। फिर अल्पना ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा तो महक का चेहरा खुशी से चमक उठा। बस भैया, यही रोक दीजिए। कुछ ही देर बाद दोनों लड़कियां रिक्शे से उतरी। किराया देकर उन्होंने पुलिस स्टेशन की तरफ देखा जो उनकी मंजिल था। पता नहीं वो इस वक्त यहाँ होगा भी या नहीं। महक ने थोड़े डर के साथ कहा, वो यहीं हो वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। और हाँ, अब मैं अंदर जा रही हूँ, तू इस दीवार के पीछे छुप जा। अल्पना ने इशारा किया तो महक दीवार की ओट में जाकर छुप गई। अब अल्पना ने अपने चेहरे पर चिंता और दुख का भाव लाकर दौड़ते हुए थाने में एंट्री मारी। सर, कोई है यहाँ? मेरी कजिन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज कोई उसे बचा लो। बाहर सड़क पर पड़ी है, उसे किसी ने टक्कर मार दी है, पुलिस में रिपोर्ट भी करवानी है। वो लगभग रोते हुए चिल्लाई। दो सिपाही उसकी ओर दौड़े और शोर सुनकर आदित्य भी अपने ऑफिस से बाहर आ गया। कहाँ है आपकी कजिन? आदित्य ने गंभीरता से पूछा। अल्पना ने एक नजर उसे देखा। हूबहू वही था जैसा महक ने बताया था। वो बाहर है सर, नाम है महक। उसका तो सपना था डॉक्टर बनने का, अमीर लड़के से शादी करनी थी। वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? वो नकली आंसू बहाते हुए बोली। महक, उसका नाम सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। वो दीवाने की तरह बाहर की ओर दौड़ा और सिपाहियों को एम्बुलेंस बुलाने का हुक्म दे डाला। बाहर सुनसान सड़क पर दौड़ते हुए उसने चारों तरफ देखा। महक, महक, कहाँ हो? कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? जल्दी बताओ, वो बेचैनी से चिल्ला रहा था। तभी महक दीवार के पीछे से निकलकर धीरे से बोली। वाह, अल्पना ने पीछे से चिढ़ाते हुए कहा। सरप्राइज! आदित्य एकदम पलटा और सामने महक को देखकर जैसे उसकी सांसें अटक गई। महक, तुम ठीक हो? ये कौन सा एक्सीडेंट था? क्या चल रहा है ये सब? वो बुरी तरह घबरा गया था। महक बस उसे देखती रही, आंखें नम थी। हमने आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक किया है आदित्य जी। अल्पना पीछे से बोली। प्रैंक? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ऐसा मजाक कौन करता है? पता है तुम्हारे नाम से मेरी हालत कैसी हो गई थी? मेरी सांसें थम गई थी और तुम्हें ये मजाक लग रहा है? आदित्य गुस्से और तकलीफ में था। ये देखो मेरा दिल। उसने महक का हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा। धड़कनें तेज थी। महक उसकी हालत देखकर खुद भी कांप गई। तो आप मुझसे नाराज थे ना, इसीलिए मैंने सोचा कि वो लड़खड़ाते हुए बोली कि ये आदमी आधा तो वैसे ही मरा है, अब इसे पूरी तरह पागल भी कर दो। आदित्य ने उसे बाहों में खींचकर कसकर गले लगा लिया। महक उस पल बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखें भीग गईं। सिपाही हैरानी से अपने अफसर को इस हालत में देखकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। और अल्पना सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। आदित्य, आप रो क्यों रहे हैं? महक ने हल्के से उसका चेहरा छूते हुए पूछा। मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, एम्बुलेंस आ गई, अब क्या करना है? आदित्य ने गुस्से से महक की ओर देखा। अब मैं किसी झूठे एक्सीडेंट करने वाले की हड्डियां तोड़ने वाला हूँ ताकि उसे असली एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। वो गुस्से से बोला और महक का बाजू पकड़कर फुटपाथ की तरफ ले जाने लगा। अरे, कहाँ ले जा रहे हैं मेरी कजिन को? अल्पना दौड़ी और बोली। ये पूरा प्लान मेरा था। महक को सजा मत दो, मैं कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा। और आप अपनी जुबान संभाल कर रखिए, वरना पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको लॉकअप में बंद कर दूंगा। आदित्य सख्ती से बोला। आप मेरी कजिन से तमीज से बात करें। महक अब गुस्से में बोली। वरना मैंने जो आपके प्रपोजल पर हाँ करने का सोचा था, उसे भी ना मैं बदल दूंगी। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि सामने टैक्सी रुकवाई और दोनों को पिछली सीट पर बैठाया। खुद फ्रंट सीट पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा, इनके घर चलिए। महक ने घबराकर कहा, देखिए आदित्य, आप मेरे ताया को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो आपकी हड्डियों का कीमा बना देंगे। इसीलिए प्लीज आप यहीं से वापस चले जाइए। बहुत जिद्दी हैं वो। और जैसे ही घर के सामने उतरा तो महक ने उससे विनती की, मगर वो सीना ताने बैल के ऊपर हाथ रख के खड़ा था। हाय,
कुछ करो यार, ये तो अपने साथ साथ मुझे भी फंसा देगा। महक ने अल्पना को कोहनी मारी तो आदित्य ने दोनों को बारी बारी देखा। इस घर के सारे लोग ही आधे पागल हैं। मुझे तो लगा था कि सिर्फ महक की अक्ल कमजोर है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे भी तार ढीले हैं। उसने दोनों की अच्छी खासी खिंचाई कर दी। इतने में दरवाजा खुला और सामने ताया जी खड़े दिखाई दिए। अरे आदित्य बेटा, तुम यहाँ और ये लड़की तुम्हारे साथ, इसने कुछ गलत किया है क्या? ताऊ जी उसे देखकर खुशी से बोले तो महक और अल्पना ने एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखा। जी नहीं, बस इनका बचपना अभी भी गया नहीं। फिर आदित्य थोड़ी गंभीरता से बोला, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। शायद मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जरूरत महसूस हो रही है, इसीलिए सोचा बात ही कर लूं। ताया जी ने आदित्य को अंदर आने को कहा और वो दोनों लड़कियां भी डरते डरते पीछे पीछे अंदर आ गईं। कुछ देर बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे आदित्य की तरफ देख रहे थे और आदित्य की नजरें महक पर थी, जो ताया जी के पास सोफे पर बैठी थी और खुद डरी सहमी सी बैठी थी। सर, उस दिन मैंने आपसे महक के रिश्ते की बात की थी और आपने मुझसे थोड़ा इंतजार करने को कहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि आप हमारी शादी के लिए हाँ कह दें। आप हम दोनों के बारे में जो तसल्ली करना चाहें करें, लेकिन इस रिश्ते के लिए हामी भर दें। उसकी बात सुनकर महक की आंखें हैरानी से फैल गई और अल्पना भी हैरान हो गई। आदित्य बेटा, तुमसे तो बरसों की जान पहचान है, मुझे और क्या तसल्ली करनी होगी। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर जाए। थोड़ी चंचल और बेवकूफ है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगे। ताया जी की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराकर महक को देखने लगा। मुझे ये जैसी है वैसी ही पसंद है सर। आप बस डेट बता दीजिए कि कब बारात लेकर आऊं। आदित्य ने कहा तो महक शर्माकर कमरे में भाग गई और आदित्य अब ताया जी से शादी की तैयारियों की बातें करने लगा। ये सब क्या हो रहा है? उस बड़बोले लड़के ने कब मेरा रिश्ता मांगा और ताया जी उसे कैसे जानते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कमरे में पहुंचकर महक ने माथा पकड़ते हुए कहा तो अल्पना जोर से हंस पड़ी। वाह, आदित्य जी की तो एकदम फिल्मी एंट्री थी। मैं तो देखती रह गई। शायद उन्होंने उसी दिन रिश्ता मांग लिया होगा जब उन्हें तुमसे प्यार हो गया था, और पुलिस से तो बाबा की जान पहचान है ही। हो सकता है आदित्य जी को पहले से जानते हो। जो भी हो मैडम, अब तो शादी की तैयारियां करो, वो खुशी से कह रही थी तो महक ने जोश में उसे गले से लगा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सब इतनी जल्दी हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आज। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो मेरी बहन, लेकिन हाँ, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना। अल्पना ने हंसते हुए उसके गाल खींचे तो महक भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी वो दोनों खुशी के पलों में डूबी हुई थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों चौंक कर देखने लगी तो देखा दरवाजे पर आदित्य मुस्कुराता हुआ खड़ा था। क्या मुझे 2 मिनट मेरी होने वाली बीवी से अकेले में बात करने देंगी? उसने अल्पना की ओर देखकर कहा। महक शर्म से एकदम लाल हो गई और झुककर नीचे देखने लगी। बिल्कुल, क्यों नहीं जीजाजी, अल्पना ने शरारत भरी मुस्कान से कहा और उठकर कमरे से निकल गई। आदित्य कुछ पल दरवाजे की चौखट पर खड़ा महक के झुके चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे धीरे कदमों से अंदर आया। अब प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे शर्म आ रही है, महक ने उसे पास आते देख कहा। वो उसकी बात सुनकर आराम से उसके सामने बैठ गया। ओह, तुमको शर्म भी आती है? उसने मजाक में कहा। महक ने तुरंत शर्म छोड़कर गुस्से में उसकी ओर देखा। मतलब क्या है? क्या मैं शर्म नहीं कर सकती? इंसान हूँ, उसने जज्बाती होकर कहा। आदित्य ने सिर झुकाया और फिर चुटकी ली। नहीं, तुम तो चुड़ैल हो, एकदम मेरे पीछे पड़ गई हो। अब सोच रहा हूँ सारी जिंदगी इसी चुड़ैल के साथ कैसे निकालूंगा। मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, या फिर बूढ़ा होने तक मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह गड़बड़ हो जाएगा, उसने ड्रामे के अंदाज में कहा। महक गुस्से से उठ खड़ी हुई। आप कितने सड़ियल इंसान हैं। कोई भी इंसान जब रिश्ता तय हो जाए तो ऐसी बात करता है। आपको प्यार भरी बातें करनी आती नहीं क्या? वो बेख्याली में बोल गई। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और फिर धीरे से उसे वापस अपने सामने बैठा लिया। प्यार भरी बातें तो शादी के बाद करेंगे मेरी जान, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी ताया जी से बात करके तुम्हें ब्याह कर ले जाऊं,
क्या ख्याल है? उसने आंख मारी। महक ने झटपट अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बहुत ही वाहियात ख्याल है, लेकिन पहले ये बताओ, आप मेरे ताया को जानते कैसे हो और आपने उनसे कब बात की थी? आदित्य के चेहरे पे मुस्कान आ गई। परसों की बात है, जब मुझे लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे पगली लड़की से प्यार कर बैठा हूँ और तुम्हारे ताया जी तो अपने बिजनेस के सिलसिले में 3 बार हमारे थाने आ चुके हैं, मुझे पहचानते हैं। मैंने बात की और उन्होंने हाँ भी कर दी। महक मुस्कुरा दी। वैसे आपको पता है, जब आप मुझसे नाराज हो गए थे ना, मुझे लगा था कि अब मैं आपको खो दूंगी, लेकिन शुक्र है अल्पना ने मुझे एक आइडिया दिया और फिर मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे नाराज रह ही नहीं सकते। आदित्य ने पहली बार संजीदगी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, तुमने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था, बहुत बुरा लगा था, लेकिन नाराजगी तुमसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए सोचा अपनी महक को माफ कर दूं, क्योंकि नाम की ही मासूम है ये। आखिर में उसने हंसते हुए उसे छेड़ा। महक भी पीछे नहीं रही। अगर मैं मासूम नहीं हूँ तो आप भी कोई मासूम नहीं है, हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो। तभी अल्पना हाँकती हुई कमरे में आई। अरे सुनो, बाबा दोनों को नीचे बुला रहे हैं। महक और आदित्य एक दूसरे को देखकर उठे और अल्पना के साथ नीचे चले गए। नीचे पहुंचते ही देखा कि आदित्य की बड़ी बहन हंसते हुए महक के ताया जी से बात कर रही थी। मैंने सोचा, जब मेरे भाई ने बता ही दिया था तो क्यों ना मैं सगाई की अंगूठी लेकर खुद ही आ जाऊं। वो बोली, आओ भाई, पहनाओ अपनी बीवी को अंगूठी। दीदी ने डिब्बी आदित्य को दी और महक को गले लगाकर बोली, बहुत खुश रहो बेटा, चलो अंगूठी पहनाओ। दीदी ने कहा। दोनों को सोफे पर बैठाया गया। आदित्य ने डिब्बी से अंगूठी निकाली, मुस्कुराकर महक की ओर देखा और उसका हाथ थामकर धीरे से अंगूठी पहनाई। महक की कांपती उंगलियां और आंखों में नमी थी और आदित्य उसकी आंखों में चमकते मोती देख रहा था। मुबारक हो, बहुत बहुत, अब कुछ ही दिनों में हम अपनी अमानत ले जाएंगे, दीदी ने ताया जी से कहा और सब हंस पड़े। तभी आदित्य महक के कान के पास झुका। सगाई मुबारक हो मेरी जान, वो मोहब्बत से बोला। महक ने नजरें नीचे झुकाए रखी। आपको ऐसी भाषा बोलते शर्म नहीं आती? ये जान क्या होता है? उसने अपनी शर्म छुपाने की कोशिश में थोड़ा सख्त कहा। आदित्य फिर झुका और फुसफुसाया, वही तो, तुम मेरी जान हो। जान मतलब रूह। जब इंसान मरता है तो कहते हैं उसकी जान निकल गई, क्योंकि जान के बिना शरीर सिर्फ एक खोल होता है। और तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक खोखला वजूद हूँ। महक ने पहली बार खुद उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर आप भी मेरी जान है। आई लव यू सो मच, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। बोलो, आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा। आप मुझे ढेर सारे बर्गर खिलाओगे और मेरी बातें कभी गिनोगे नहीं? उसने नखरे में फरमाइश की। आदित्य जोर से हंसा और उसे अपने गले से लगा लिया। बाकी घर वाले उस पर हैरान रह गए और सबके मुंह खुले रह गए। महक ने तुरंत चुटकी काटते खुद को छुड़ाया। सबर करें आदित्य सर, सबर। दीदी ने आंखें तरेरी, हद है, शादी से पहले ही ऐसे? सब घरवाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मोहब्बत का फसाना मुकम्मल हुआ और हमारे प्यारे पुलिस अफसर आदित्य को उसकी महक मिल गई। 2 महीने बाद महक की शादी आदित्य से हो गई। आदित्य की बहन ने शादी न करने का फैसला लिया था। आदित्य के माँ बाप कई साल पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे। आदित्य की बहन ने उसका बहुत ख्याल रखा था और आदित्य उनकी बहुत इज्जत करता था। और महक से भी आदित्य की बहन काफी प्यार करती थी और महक भी उनकी काफी इज्जत करती थी। आदित्य, महक और आदित्य की बहन अब एक छत के नीचे हंसी खुशी रह रहे थे। आदित्य, जिसे कभी महक की आवाज पसंद नहीं थी, महक की बकबक पसंद नहीं थी, अब उसे वही चीज अच्छी लगने लगी थी। महक, जो एक अमीर लड़के की तलाश में थी, वह भी यह बात समझ गई थी कि पैसा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसान का अच्छा होना भी मायने रखता है। प्यार के भी जीवन में अपने मायने हैं। दोस्तों, मोहब्बत जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत कर देती है। दो सच्चा प्यार करने वाले लोगों की मोहब्बत को मिला देना, उनकी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा देना ही उचित होता है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को हाइप भी जरूर दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।